नमस्कार। आज आप कक्षा 10 के विषय गणित की ऑनलाइन कक्षा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें गणित विषय में प्रारंभिक प्रश्नावलियों जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, उनका आपने प्रारंभिक कक्षाओं में निम्न कक्षाओं में भी अध्ययन किया था। उनके कुछ इंट्रोडक्शन आपको पहले बता रहा हूँ। जैसे संख्याएं, अब संख्याओं से संबंधित जैसे आपने कक्षा 6 से आप अध्ययन करते आ रहे हैं। पहले आपने एक एक परिभाषा पढ़ी थी, फिर उनकी ऊंचे लेवल की परिभाषा पढ़ी थी, उनका हम आज रिवीजन करा रहे हैं। जैसे संख्याओं से संबंधित प्रारंभ हैं प्राकृत संख्या, दूसरे पूर्ण संख्या, तीसरे पूर्णांक संख्या, चौथी है परिमेय संख्या और पांचवी है अपरिमेय संख्या। प्राकृत संख्या जो छठी कक्षा से अध्ययन करते आ रहे हैं, इन सभी का प्राकृत संख्या है वह संख्याएं जो संख्या रेखा पर एक से प्रारंभ होकर एक एक के अंतर से धनात्मक दिशा की तरफ अनंत तक चलती हैं, वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में पूर्ण संख्या रेखा पर वह संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर धनात्मक दिशा की तरफ एक एक के अंतर से अनंत तक चलती हैं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्या रेखा पर वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं की तरफ एक एक के अंतर से अनंत तक चलती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। फिर परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं तथा q का मान शून्य नहीं होता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर अपरिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो। अब इसमें आप देखोगे संख्या रेखा पर भी हम इसे जैसे पढ़ सकते हैं। जैसे एक रेखा है, इस रेखा पर बीच में शून्य व्यक्त कर दें, फिर इस तरफ धनात्मक संख्याएं और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं व्यक्त करें, तो इनके एक एक के अंतराल से इस पर संख्याएं व्यक्त करें, इधर एक एक के अंतर से ऋणात्मक संख्याएं व्यक्त करें। एक रेखा है, रेखा पर संख्याएं व्यक्त करने पर यह बन गई संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर इन संख्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। इस संख्या रेखा पर इस समुच्चय में जो संख्याएं आती हैं वह प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इस संख्या रेखा पर इस समुच्चय में अर्थात इस पहले वाले में शून्य सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यदि इस संख्या रेखा पर जो दिखाई दे रहा है इस पूरे को व्यक्त कर लिया जाए, ये पूरा समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये तो हुआ इसमें केवल 0 से दोनों तरफ एक एक के अंतराल से चलने वाली संख्याएं। अब बीच में 1, 2, 3 इनके बीच में भी अनंत संख्याएं होती हैं। जैसे संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, इस एक बिंदु पर इतनी संख्याएं समाहित होती हैं कि उसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो उन संख्याओं को भी हम नाम देते हैं। उन संख्याओं में आपके परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। तो इसमें वे संख्याएं जो p/q के रूप में हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो p और q पूर्णांक होते हैं और q का मान 0 नहीं होता है, वो आपके परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। और जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है वो अपरिमेय संख्याओं में आता है। ये दोनों तो हमने निम्न कक्षाओं में पढ़ा था। यहाँ हम 10th कक्षा में इसकी ऊंची परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी सरल करेंगे, और वो क्वेश्चन बोर्ड कक्षा से संबंधित भी आपके आएंगे। तो उनमें ये है
कि पहले p बटा q के रूप की संख्याएं थी, यहाँ पढ़ेंगे हम दशमलव प्रसार से संबंधित है। दशमलव प्रसार से संबंधित कि जैसे 0, 1, 2 इनके बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.01, 0.0 जो इस प्रकार की संख्याएं आती हैं वो दशमलव प्रसार वाली संख्या हैं। उनको हम परिमेय संख्याएं बोले या अपरिमेय संख्याएं बोले, इनका अध्ययन यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले है इनसे संबंधित इनकी परिभाषा क्या बनती है। तो आप देख रहे हैं दशमलव प्रसार में, तो इसमें आपके दो प्रकार के होते हैं दशमलव प्रसार। एक तो होता है दशमलव प्रसार शांत और एक होता है अशांत। फिर हम देखेंगे कि अशांत में भी दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो इनसे संबंधित इनकी परिभाषा बनती है वह है कि वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत है या अशांत आवर्ती है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तथा वे दशमलव संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये आपकी इसकी दूसरी परिभाषा हो गई। ये परिभाषा आएगा वो परिमेय संख्या होगी और अशांत अनावर्ती आएगा वो आपके अपरिमेय संख्या हो गई। ये आपके इस कक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम सरल करेंगे। और तीसरी परिभाषा है उनसे संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन है। तीसरी है करनी चिन्ह पर आधारित है। जैसे ये हम चिन्ह लगाते हैं, इसको प्राय हम रूढ़ के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो चिन्ह है ये करनी चिन्ह है। करनी चिन्ह यानी रेडिकल साइन। अब इसके अंदर हम संख्या लिखते हैं, या 2 लिखा हुआ तो वर्गमूल, 3 लिखा हुआ तो घनमूल, या 4 लिखते हैं तो चतुर्थमूल। इस प्रकार करनी चिन्ह पर यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस करनी चिन्ह पर आधारित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा है एक एक कि करनी चिन्ह के अंतर्गत, इस करनी चिन्ह के अंतर्गत वह संख्याएं जिनका पूर्ण मान निकाला जा सकता है वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा अपरिमेय करनी चिन्ह के अंतर्गत वह संख्याएं जिनका पूर्ण मान नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम इनसे संबंधित दशमलव प्रसार से संबंधित और करनी चिन्ह से संबंधित अपरिमेय संख्याओं का इस कक्षा में अध्ययन करेंगे, इस प्रश्नावली में अध्ययन करेंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कीजिए, वो बोर्ड कक्षाओं में भी प्राय आते हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद में है आपके वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो आपने संख्या रेखा पढ़ी, इस संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ ली। इसके अलावा भी हम कुछ संख्याओं का नाम देते हैं जैसे वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संयोग से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो इसकी हम वास्तव में परिभाषा किस प्रकार व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या या प्रत्येक अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। अर्थात एक बार पुनः रिवीजन करता हूँ, प्रत्येक परिमेय संख्या या प्रत्येक अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाओं से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। इसके बाद में संख्याओं से आगे हैं इनके कुछ स्टेप, जो जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका अन्य नाम एक कलन विधि भी नाम देते हैं। तो इसमें देखिए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये आपके 10th क्लास में थोड़ा ऊंचे स्तर पर दिया है, वैसे आप इनको छठी कक्षा से भी पढ़ते आ रहे हैं। ये
छठी कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? छठी कक्षा में ये पढ़ा था आपने भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे कोई संख्या है 15, इसका भाजक लेते हैं हम 7, 7 का भाग 15 में देंगे तो भागफल आएगा 2 प्लस शेषफल बचेगा 1। ये हम छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, यही टॉपिक है। इसको थोड़ा अलग रूप में देखेंगे यहाँ पर। वो अलग रूप में क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अलग रूप देखें। कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर उन्हें हम a बराबर bq प्लस r में व्यक्त कर देते हैं, जहां r लेस देन b ग्रेटर देन या इक्वल 0 होता है। देखिए a बराबर bq प्लस r, जहां r लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। अर्थात कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए होने पर हम a और b को a बराबर bq प्लस r में व्यक्त कर सकते हैं, जहां q और r का अस्तित्व होता है। अर्थात r का मान b से छोटा होता है तथा कम से कम 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। जैसे हमने ये उदाहरण लिया, ये इसी प्रकार है। जैसे a और b दो संख्याएं 15 और 7 ले लिया, बड़ी संख्या को 15 a मान लिया, छोटी संख्या को भाजक 7 उसे b मान लिया। तो यहाँ 15 लिखते हैं, b का मान 7 गुणा q, ये भागफल ग्रुप में है 2 प्लस शेषफल 1। ये शेषफल का मान कम से कम 0, यदि पूरा भाग जाएगा तो यह शेषफल 0 आएगा। और अधिकतम b से छोटा, कभी भी b के बराबर नहीं आएगा, b से छोटा ही मान आएगा। इनसे संबंधित यहाँ पर हम 10th क्लास में क्वेश्चन सरल करेंगे कि जो हमने संख्या रेखा पर संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, वो किस किस प्रकार की होती हैं, उन्हें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके कई संख्याओं को इस प्रकार समुच्चय में व्यक्त करेंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ भी ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में सेपे महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करते हैं। वो काम में लेते हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी का रूप है प्रमेय का ही। इसके माध्यम से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं किन्हीं दो संख्याओं का। ये हम एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका निम्न कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वहाँ हमने पढ़ा था भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। छठी कक्षा से हमने पढ़ा था भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। यही यहाँ पर है 10th क्लास में, केवल इसका नाम चेंज कर दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। इसके अलावा एक थ्योरम और है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अर्थात उनके गुणनखंड अद्वितीय होते हैं। जो हमने उसके गुणनखंड किए हैं एक बार, उसके अलावा उसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली हमने 22, तो 22 एक भाज्य संख्या है, इसमें 2 का 11 का 22 का भाग जाता है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के 2 × 11
अभाज्य संख्याएं 2 और 11, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, अर्थात 2 × 11 ही इसके गुणनखंड होंगे, इसके अलावा इसके गुणनखंड नहीं होंगे। यदि गुणनखंड जैसे हम बोलते हैं कि 22 के गुणनखंड हो जाएंगे सब 22 × 1, राइट है, लेकिन यहाँ पर 22 अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्या ही है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, तो ये अभाज्य संख्याओं के रूप में अद्वितीय ही आएंगे। तो देखिए आप वास्तविक संख्याओं में इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन है, जैसे प्रश्नावली 2.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही दर्शाना है। तो दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए हमने प्रारंभ में संख्याओं से संबंधित सारी परिभाषाओं का विवरण पढ़ा। वो क्यों पढ़ा? यदि वो हमें क्वेश्चन संख्याओं से संबंधित परिभाषाएं नहीं आती हैं तो हम यहाँ क्वेश्चन को सरल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे आ गया पूर्णांक संख्या, अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या कौन सी है तो हम उसको सरल कर पाते हैं। पूर्णांक संख्या का फिर वर्ग है, इधर संख्याएं कौन सी हैं, विषम धनात्मक है, फिर लास्ट में उसकी शर्त दी हुई है कि क्यों क्या है, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है, इनसे संबंधित परिभाषा में आती है तो हम क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। इसलिए आपको प्रारंभ में वो परिभाषाएं बताई थी, वो परिभाषाएं आपको कंठस्थ याद भी होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे दर्शाइए कि, तो हमें आंसर में लिखना है दर्शाना है। दर्शाइए कि, तो यहाँ दर्शाना है, फिर यहाँ से ये लाइन है जैसे ही यहाँ पर लिखना है। दर्शाइए कि इसको छोड़ दो, इसके बाद में आगे की लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन दर्शाना है, इस आंसर में लिख दीजिएगा। आंसर दर्शाना है, यहाँ से शुरू करेंगे ये लाइन, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ है जैसे ही लिखना है। इसके नीचे फिर हमने लिखना है उपपत्ति। उपपत्ति में लिखेंगे ऐसे प्रश्नों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ही सरल करना है। तो हमें प्रारंभ में या उपपत्ति में लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है a बराबर bq + r, जहाँ r <b > 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस सूत्र में a b q r 4 तथ्य है, 4 हमें यहाँ पर लाइन लिखनी है। a बराबर b बराबर q बराबर r बराबर a b q r 4 लाइन लिखनी हो। क्या लिखनी है? a में जो प्रश्न में चीज हमें सिद्ध करनी है, प्रश्न में दिया हुआ इन संख्याओं को सिद्ध कीजिए, उसे हमें a में मानना है। आगे BQ + R प्रश्न में दिया हुआ है, वहां से b का मान, q का मान और r का मान लिखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे a, प्रश्न में क्या सिद्ध करना है? एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, ये सिद्ध करना है। तो ये मैं a में लिखना उस संख्याओं के बारे में। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी 1 2 3 4 5 ऐसे, उसमें हमें लेना केवल विषम। तो विषम आएगी 1 के बाद में 3, फिर 5 7 9 ऐसे अंतराल से, उसका हमें लेना है वर्ग, ये हमें a में लिखना है। तो पहली 1 का वर्ग 1 होगा, अगली संख्या होगी 3 का वर्ग 9 होगा, अगली संख्या होगी 5 का वर्ग 25 होगा, फिर 7 का वर्ग 49, आगे डॉट डॉट डॉट। विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसका हमें वर्ग लेना है, ये वर्ग ले लिया a में। फिर आगे BQ + R प्रश्न में दिया हुआ है BQ + R,
प्रश्न में दिया हुआ है पी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं बी का मान क्या लिखा हुआ है, बी का मान 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम बी का मान ले लेंगे 8। फिर आ गया क्यू, तो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, क्यू की जगह क्या लिखा हुआ है, क्यू ही लिखा हुआ है। तो हम क्यू की जगह लिख देंगे क्यू। प्रश्न में ये क्यू है, क्यू क्या है दिया हुआ है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम शर्त लिख देंगे क्यू धनात्मक पूर्णांक है। फिर आ गया आर। अब आर का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1। आर की हम शर्त जानते हैं, आर का मान बी से तो छोटा होता है और कम से कम 0 होता है। तो यहाँ पर आप का मान कम से कम 0 होगा और अधिकतम बी से छोटा, बी का मान प्रश्न में है 8, तो 8 से छोटा होगा 7 तक। तो आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो सकता है। अब यहाँ पर ए बी क्यू आर का मान ले लिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका प्रयोग करके हम व्यक्त करेंगे कि ये सारी संख्याएं जो आएगी वो केवल और केवल 8 क्यू प्लस ए के रूप की ही आएगी, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम ए में जो संख्याएं लिए वो ले लेते हैं। ए बराबर पहली संख्या 1, 1 लेने पर ए बराबर 1 लेंगे, 1 इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ले लिया हमने 1 लिख दिया। फिर आगे बी गुणा क्यू, बी का मान प्रश्न में 8, ये लिख दिया 8 गुणा क्यू, क्यू है भागफल, आर है शेषफल। तो यहाँ ए भाज्य है, 8 भाजक है, 8 का भाग 1 में जाता नहीं है, भागफल आएगा 0, तो शेषफल बच जाएगा हमारे पास में 1। तो ये 1 किस रूप का हुआ, 8 क्यू प्लस 1 के रूप का हुआ, 8 क्यू प्लस 1 के रूप का। इसी प्रकार यदि हम आगे संख्या लेते हैं 9, ए बराबर 9 लेने पर, तो 9 बराबर 8, एक ही जगह ले लिया 9, ये एक ही जगह 9। फिर आगे बी का मान है 8 लिख दिया, 8 का भाग 9 में जाएगा 1 बार, शेषफल बच जाएगा 1। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये किस रूप का हुआ, बी का मान यहाँ पर भी 8 है, तो 8 क्यू प्लस 1 के रूप का। इसी प्रकार यदि हम आगे भी संख्या लेंगे, जैसे 25, एक ही जगह लिखेंगे 25 बराबर बी का मान 8 गुणा 8 का भाग 25 में 3 बार, 8 3 24, शेषफल बचेगा 1। तो 25 भी है 8 क्यू प्लस 1 के रूप का। यदि हम गुण 50 लेंगे तो यहाँ गुण 50 बराबर 8 गुणा 8 का भाग गुण 50 में 6 बार, 8 छक्के 48, शेषफल बचेगा 1। तो गुण 50 भी 8 क्यू प्लस 1 के रूप का है। इस प्रकार हम देखेंगे आगे इस जितनी भी संख्याएं आएगी इस अकॉर्डिंग, वो सारी संख्याएं 8 क्यू प्लस 1 के रूप की ही आएगी। तो हमने ये लिख के 2 संख्याओं का सिद्ध कर दिया है। आगे हम लिख देंगे अतः निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ये लाइन है जैसे ही लिखना है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। इस प्रकार हमारे पास में जो भी क्वेश्चन आए हैं दर्शाए कि ये संख्याएं इस रूप की होती हैं, उन सभी प्रश्नों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही सिद्ध करना है। प्रारंभ में हमें दर्शाना है, प्रश्न वाली लाइन दर्शाए कि वो काट के आगे वाले है जैसा यहाँ लिखना है। फिर उपपत्ति में
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखना है, फिर उसमें 4 लाइन है ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर 4 लाइन लिखना है। उसमें ए का मान जो पर्सन में संख्या में सिद्ध करनी है उसे हमें ए में लेना है। फिर आगे बी क्यू आर पर्सन में, प्रत्येक पर्सन में, इस प्रकार के प्रश्नों में बी क्यू प्लस आर का मान पर्सन में दिया होगा, वहां से बी क्यू प्लस आर का मान लिखना है। फिर ए बराबर 1 2 3 संख्याओं का हम सिद्ध कर देंगे और हम सिद्ध करेंगे तो वो संख्या उसी रूप की आएगी। अंत में हम निष्कर्ष रूप से लिख देंगे कि वो संख्याएं उसी रूप की होती हैं।